हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ के बारे में। ये एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है। तो एचडीएफसी ग्रुप के बारे में तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं। तो मतलब ये एक अच्छे बिजनेस ग्रुप की, एक बड़े बिजनेस ग्रुप की कंपनी है। ये 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक नहीं है पर ये फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में काम करती है, जैसे लोन देना। और ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है। एचडीएफसी बैंक की इसमें 94% एज ऑफ प्रेजेंट इसकी शेयर होल्डिंग है। मतलब 94% एचडीएफसी बैंक इसे ओन करता है। और ये कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रेजेंस रखती है, वो भी अच्छी खासी रखती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऑफलाइन पे फोकस करती है। इसका ऑनलाइन सिर्फ नाम के लिए मतलब प्रेजेंस है, या नाम के लिए वेबसाइट है, उससे कोई बिजनेस नहीं आता। या फिर ये पूरी इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, इसकी ऑफलाइन कोई प्रेजेंस ही नहीं। ऑफलाइन ब्रांचेस सिर्फ सिंगल डिजिट में है, तो ऐसा नहीं है। इसकी लगभग 1700 से 1800 के बीच में ब्रांचेस हैं ऑफलाइन, और ये ऑनलाइन भी अच्छी खासी प्रेजेंस रखती है। और अगर आईपीओ डेट्स की बात करें तो आईपीओ 25 जून यानी कि आज शुरू हो रहा है और 27 जून को खत्म होगा शाम को 5 बजे। इसका इश्यू साइज बहुत बड़ा है, 12,500 करोड़ का है। मुझे लगता है कि ये अब तक का इंडिया का शायद 5वां या 6वां सबसे बड़ा आईपीओ साइज होगा। इससे पहले शायद एलआईसी थी, हुंडई थी और कोल इंडिया थी। ऐसी कई कंपनी, मतलब ये लगता है ये टॉप 10 में आराम से आ जाएगी, 5वें या 6वें नंबर पे होगी इशू साइज के कंपैरिजन में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 12,500 करोड़ के इशू में सिर्फ 2,500 करोड़ ही फ्रेश इशू है, और बाकी का 10,000 करोड़ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब पूरा का पूरा 10,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी फ्रेश इशू में ये कंपनी क्या करती है, या फिर 10,000 करोड़ से इसकी पेरेंट कंपनी क्या करना चाहती है। और इसके अगर लॉट साइज की बात करें कि रिटेल, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में कितने शेयर्स का एक लॉट है, तो रिटेल में एक लॉट 20 शेयर्स का है, वो लगभग 14,800 रुपए का पड़ेगा एक लॉट। और स्मॉल एचएनआई 14 लॉट का है, जिसमें 280 शेयर का पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 2,07,800 रुपए होगी। बिग एचएनआई में 68 लॉट 68 लॉट्स का है, जिसमें आपके 1360 शेयर्स होंगे, यानी 10,06,400 की आपकी एप्लीकेशन लग सकती है। और इसमें शेयर होल्डर कोटा और एम्प्लॉय कोटा भी है। तो मतलब शेयर होल्डर कोटा अच्छा खासा है, 10% है, यानी कि 12,500 करोड़ का 10% 1,250 करोड़ का है। तो मुझे लगता है शेयर होल्डर कोटा में जो भी अप्लाई करेंगे उनमें से अधिकतर को अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, उसमें अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है इस वजह से। और एम्प्लॉय कोटा भी है, एम्प्लॉय कोटा छोटा सा है और वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है। अगर बात करें कि आप कितनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये अगर मान लीजिए आपके पास आप ना ही एम्प्लॉय है और ना ही शेयर होल्डर है, मतलब ना ही शेयर होल्डर कोटा है। शेयर होल्डर कोटा का मतलब है कि आपके पास इसकी पेरेंट कंपनी यानी एचडीएफसी बैंक का एक शेयर होना चाहिए, और उसकी कट ऑफ डेट शायद 19 या 18 जून थी कि 19 जून तक आपके पास एक शेयर होना चाहिए आपके डीमैट में। ये नहीं कि आपने 19 जून को लिया है, जिस दिन को आपने बाय करा तो वो उस दिन नहीं आएगा, उसके एक दिन बाद आपके डीमैट में शो करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 19 जून तक आपके मतलब आपके डीमैट में वो एक शेयर एचडीएफसी बैंक का, मिनिमम एक शेयर, मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम एक शेयर एचडीएफसी बैंक का आपके डीमैट में होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए ना ही आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एप्लीकेबल है और ना ही आप एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के एम्प्लॉय है, तो आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में से कोई एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मतलब तीनों में से कोई एक ही एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रिटेल कैटेगरी में भी लगा दें, स्मॉल एचएनआई में भी लगा दें और बिग एचएनआई में भी लगा दें। हाँ, अगर इसके साथ आपके पास शेयर होल्डर कोटा है तो आप एक एप्लीकेशन उन तीनों में से किसी एक में और एक एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हैं। और अगर बात करें आप एम्प्लॉय हैं तो आप एक एप्लीकेशन उन तीनों में से किसी एक में, मतलब तीनों में से किसी एक में और एक एम्प्लॉय में लगा सकते हैं, एक एम्प्लॉय कैटेगरी में। और अगर हम मान लीजिए आपके पास शेयर होल्डर कोटा भी है और आपके पास एम्प्लॉय भी है, तो आप तो 3 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं उन तीनों में, किन तीनों में, रिटेल, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में, एक शेयर होल्डर कोटा में और एक एम्प्लॉय कोटा में। तो मतलब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आप एप्लीकेशन कितनी लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। और अगर बात करें कि कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी लोन प्रोवाइड करती है रिटेलर्स को। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ बड़ी ही कंपनीज को लोन देती है या फिर सिर्फ बड़े ही क्लाइंट्स के साथ डील करती है, ऐसा नहीं है। ये स्मॉल रिटेलर्स के साथ काम करती है। इसमें कई सारे लोन हो जाते हैं,
जैसे आपके हो गए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल लोन, स्मॉल इंटरप्राइज लोन, ऐसे कई भी हैं। आप इसके देख सकते हैं इसके काम, अगर आप सर्च करेंगे तो आसानी से आपको दिख जाएगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज देती है, किन किन सेक्टर्स में लोन देती है, मतलब स्मॉल रिटेलर्स को देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रैक्टर लोन्स भी देती है, पर्सनल लोन, ऑटो लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, डिजिटल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स और एंटरप्राइजेस लोन्स, सैलरी पर्सनल लोन्स और भी बहुत कुछ। और ये क्रॉस सेलिंग भी करती है, जैसे कि मतलब क्रॉस सेलिंग मतलब जैसे इसका इंश्योरेंस बिजनेस भी है एचडीएफसी ग्रुप का, तो ये इससे भी मतलब अपना डेटा यूज करके उनका रिफर कर देती है, तो उससे इसका कमीशन भी बन जाता है। तो ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, मतलब मेन तो इसका काम वही लोन वाला ही है। और अगर बात करें कि इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें दिक्कतें दे सकती हैं या क्या चीज़ें कॉन्स हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा मतलब कौन ये है कि इस समय एचडीएफसी बैंक इसके 94% ओनर है, 94% शेयर्स ओन करती है। इनके पास एक आरबीआई का ड्राफ्ट भी आया था कि जिसमें इनके मतलब ये सेम बिजनेस में कंपनी है, दोनों ही एचडीएफसी बैंक और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों ही मतलब लोन सर्विसेज सेम सेक्टर की कंपनियां हैं, सेम वर्क करती हैं। तो मतलब आपके ज़्यादा मतलब मोनोपोली ना हो, इसलिए आपको दूसरी कंपनी में मतलब अपनी किसी भी एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्टर के मतलब बहुत अच्छे बहुत बड़े प्लेयर हैं और आप फिर उसी सेक्टर की सेम कंपनीज के भी आप ओनर हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मोनोपोली आती है कि मतलब आप मतलब एकदम दादागिरी करेंगे कि मतलब आप पहले ही बिग प्लेयर हैं, फिर आपकी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, वो भी मार्केट में अच्छा खासा शेयर रखती हैं उसी सेम सेक्टर में। तो इस वजह से आरबीआई ने इनको वो एक शायद मेरे साथ एक इनको नोटिस भी शायद इशू किया था कि आपको इसको ले जाना होगा 20% से कम ले जाना होगा। ये तो बाद की बात है, पर ये मैं मुझे लगता है कौन है, क्योंकि जब ये एचडीएफसी 94% ओन करती है, अभी वो आईपीओ लाई है, फिर वो जब रिड्यूस करना शुरू करेगी अपनी ओनरशिप तो उसकी तो एक सेलिंग प्रेशर आएगा कि जैसे मार्केट में शेयर्स के प्राइस सप्लाई एंड डिमांड पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो जब एक मेजर पोर्शन लगभग बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी का बेचा जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से तो प्राइस फ्यूचर में और टूट सकता है। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, मतलब एक जैसा देखा नहीं जाता कि इसके मान लीजिए अगर खरीदने वाले ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर बेचने वाले ज्यादा है तो प्राइस कम होगा। तो जब ऐसे ही जब ये एक बड़ा हिस्सा बेचेगी तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये ऐसा कोई मतलब कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है। इसके मतलब इसके मतलब डीआरएचपी को देखने के बाद। और एक और इसमें बात है कि जैसे इसका अनसिक्योर्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है उसमें 26% का है, यानी 26-27% अनसिक्योर्ड लोन है, तो वो एक फ्यूचर में मतलब दिक्कत दे सकता है। पर ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि कंपनी को कोई दिक्कत आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, एचडीएफसी बैंक की कंपनी है और वो भी सेम सेक्टर में है, तो उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस सेक्टर का। और अगर बात करें इनके फाइनेंशियल्स के बारे में तो 2023 में इनके एसेट्स से 70,000 करोड़ के आसपास कुछ, फिर 2024 में बढ़ के हो गए 92,000 करोड़, फिर इस समय 2025 तक हो गए हैं 1,08,000 करोड़। रेवेन्यू भी इनका 12,000 करोड़ से 2023 में बढ़ते बढ़ते 14,000 करोड़ 2024 में हुआ और फिर इस समय 16,300 करोड़ 2025 में हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1960 करोड़ था 2023 में, फिर 2024 में बढ़ के 2460 करोड़ हो गया और इस साल 2175 करोड़, यानी कि पिछले साल से कम हुआ। तो ये थोड़ी देखने वाली चीज है। बाकी फाइनेंशियल इसके ठीक है। हाँ, इसकी बोरोइंग्स भी बढ़ी है, 54,000 से लेकर के 87,000 करोड़ पे आ गई है। पर क्रेडिट कंपनीज में ऐसा होता है क्योंकि मतलब वो लोन लेती हैं, फिर उस लोन को आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हायर रिटर्न्स पे, तो इसलिए उनका जब बिजनेस बढ़ेगा तो इनके लोन बुक बढ़ना मतलब लोन बुक बढ़ना आम बात होती है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 5.8 के समथिंग के आसपास है, जो कि हल्का से ज़्यादा है कंपनी के एवरेजेस से, जो मतलब हल्का से ज़्यादा है सेक्टर एवरेज से। अगर इसकी इंडस्ट्री का एवरेज है मतलब 23 का पी है, पर इनका 27-28 के आसपास है। और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें जैसे बजाज फाइनेंस का पी तो 34 है, सुंदरम फाइनेंस का 28, एल&टी फाइनेंस का 18 है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 14 पी है। मतलब इसका मतलब पी थोड़ा हायर साइड है, थोड़ा सा हायर है एवरेज इंडस्ट्री एवरेज से। ऐसा नहीं है कि ये मतलब अपने इंडस्ट्री में एकदम टॉप पे पी है, पर नहीं, इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा हाई है। और आखिरी में बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का।
तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय लगभग 8 से 10% चल रहा है। 740 का एक शेयर पड़ेगा तो उसमें लगभग 60 से 70-75 ही है, उसमें चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसमें एक बात सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे इसमें अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्टमेंट का कल्चर बढ़ा है कि मान लीजिए जो कंपनी अभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं है तो लोग उसमें अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में हायर रिटर्न्स मिले। पर अगर अनलिस्टेड स्पेस की बात करें तो इसका शेयर कुछ समय पहले तक 1400 चल रहा था, फिर कुछ दिन पहले इसका 1250-1300 के बीच में आ गया, पर इसका प्राइस बैंड आया 740 रुपए। तो मतलब 40-45% अनलिस्टेड स्पेस से कम है। तो जिन्होंने अनलिस्टेड स्पेस में लिया होगा उन्हें 40% का सिंगल लॉस अभी है, और अभी फ्यूचर की बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अभी 6 मंथ का लॉक इन भी होता है कि मतलब अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं अनलिस्टेड स्पेस में तो उसके आईपीओ के 6 मंथ के अंदर आप नहीं बेच सकते, उसके बाद ही बेच सकते हैं। अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसीलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है, और वो हाईली रिस्की भी है कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये जबकि एक अच्छा खासा नाम है, एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी ग्रुप की कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल, फिर भी इसमें 40-45% लॉस हुआ है जिन्होंने अनलिस्टेड स्पेस में लिया है। ऐसे ही एक और कंपनी है एनएसई, उसका भी अनलिस्टेड स्पेस में बहुत, वैसे एनएसई की काफ़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस हैं, काफ़ी वो हैं कि मतलब आप इसे अनलिस्टेड स्पेस में ले सकते हैं, पर लोग ये नज़रअंदाज कर देते हैं अनलिस्टेड स्पेस में कि इसमें लॉस होने की मतलब अच्छा खासा लॉस हो सकता है। 40% लॉस सिंगल स्टॉक में कोई मतलब छोटी चीज़ नहीं है, और उसमें 6 महीने का लॉक इन भी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अंशुल पाल साइनिंग ऑफ।